सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि हुकूमत ने अपोजिशन को बड़ी टेंशन देने का फैसला कर लिया है। कल अपोजिशन ने हुकूमत को 31 जनवरी तक मुस्ताफी होने का अल्टीमेटम दिया था। अपोजिशन के इस अल्टीमेटम का हुकूमत की तरफ से जवाब आ गया है और वो जवाब यह है कि सेनेट इलेक्शन मार्च नहीं बल्कि फरवरी में कराए जाएंगे। इलेक्शन के लिए शो ऑफ हैंड का तरीकाकार इस्तेमाल करने का भी फैसला किया गया है। इस हवाले से हुकूमत आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय तलब करेगी। आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जल्द रेफरेंस दायर किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने इस हवाले से विफाकी काबीना के इजलास में तजावीज पेश की, जबकि मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने काबीना को आइनी और सियासी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। अदालती फैसले के तहत आइनी तरमीम के बगैर सेनेट इंतखाबात का जल्द इनेकाद मुमकिन हुआ तो यह अपोजिशन के लिए बड़ी मुश्किल होगी। हुकूमत का यह फैसला अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक को लपेट कर रख सकता है। अगर फैसला हुकूमत के हक में आ गया तो फिर सवाल यह है कि अपोजिशन एहतजाजी तहरीक चलाएगी या फिर सेनेट इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम। देखना यह भी होगा कि क्या अपोजिशन के इस्तीफे हुकूमत को सेनेट इंतखाबात से रोक सकते हैं। पीपल्स पार्टी के एतजाज अहसन, जो कानून को अच्छी तरह समझते हैं, इनके बकौल अपोजिशन के इस्तीफों का सेनेट इंतखाबात पर असर नहीं होगा। सेनेट इंतखाबात के मुमकिन जल्द इनेकाद पर अपोजिशन का रद्द-ए-अमल क्या आता है। आज तो बिलावल अपोजिशन इस्तीफों को एटम बम करार दे रहे थे, लेकिन अहम बात यह है कि यह सियासी एटम बम हुकूमत के परखच्चे उड़ाता है या फिर अपोजिशन के अपने ही हाथों में फटकर बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का मुस्तकबिल क्या है, इसका फैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा। लेकिन एक एहतजाज आज मुल्क भर में पैमरा के खिलाफ भी हुआ, जिसमें साफी, वुकला और सिविल सोसाइटी के अफराद ने भरपूर शिरकत की और बोल न्यूज पर गूंजती हक सच की आवाज दबाने की कोशिशों के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। यह सच है, पाकिस्तानियत का प्रचार करने वाला बोल न्यूज दुश्मनों की आंख में खटकता है। पैमरा में गैर कानूनी खिलाफ ज़ाबिता और मेरिट से हटकर तैनातियों का मामला उठाने पर बोल को सजा क्यों दी जा रही है। जिम्मेदार इस लाकानूनियत और गुंडागर्दी पर एक्शन क्यों नहीं लेते। आज पहले इसी पर बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ है। बाबर डोगर साहब, ये क्यों इस तरह के लोग लगाए जाते हैं जो इदारों में बैठकर, कौमी इदारों में बैठकर मनमानियां करते हैं और मुल्क के खिलाफ और पाकिस्तान के आइन के खिलाफ, पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। उसामा साहब, सबसे पहले पैमरा एक रेगुलेटर है। रेगुलेटर का काम ये होता है कि तमाम चैनल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, बराबरी दे, मुसाबकत जो है उसको मेंटेन करे कि तमाम चैनल जो है उनको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा। और उसके बाद ये है कि मीडिया लॉजिक जो है, जो रेटिंग देती है, उसकी जो रेटिंग और दूसरी जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनको फ्री हैंड दिया जाएगा, ताकि तमाम चैनल जो है, जो असल में पब्लिक का फीडबैक है, वो रिफ्लेक्ट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ ऐसे चैनल हैं, नाम निहाद चैनल हैं, जिन्होंने अपनी रेटिंग जो है 1, 2, 3, 4 बनाई हुई है, खुद साख्ता सी रेटिंग है, और वो यहाँ पर चाहते हैं कि पैमरा में एक डमी सा बंदा बैठा हो जो उनकी अशारों पर नाच रहा हो। और जितने नए चैनल हैं वो ऐसे चैनल जो अवामी चैनल हैं, जो अवाम की बात कर रहे हैं, जिनको अवाम में फ्री राय मिल रही है। पैमरा का चेयरमैन उन चैनल्स को दबा के रखे, उनको उठने ना दे और अवाम की जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचने ना दे। अब मुझे एक बात बताएं, जो बड़े बड़े चैनल हैं वो मनमानियां करते हैं, जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, पैमरा की आंखें बंद हैं। हाँ, दूसरे जो चैनल हैं जिनकी असल रेटिंग है, जिनको लोग पसंद करते हैं, उनकी छोटी छोटी इश्यूज पे उनको जुर्माने कर दिए जाते हैं, उनको प्रोग्राम्स को बंद कर दिया जाता है, उनको तंग किया जाता है मुख्तलिफ हीलो बहानों से। जबकि ऐसे चैनल जो मनपसंद हैं, जिनकी पीबीए में मोनोपोली है, उनको टोटली फ्री हैंड दिया हुआ है। अब ये जो चेयरमैन पैमरा सलीम बेग साहब हैं जी, इनकी अपॉइंटमेंट भी इसी तरह से हुई है। अब इससे पहले अबसार आलम की अपॉइंटमेंट हुई। अबसार आलम की जो अपॉइंटमेंट थी, उनकी बीए की डिग्री थी। उनकी बीए की डिग्री को मद्देनजर रखते हुए उस वक्त जो इश्तिहार बनाया गया, जो अपॉइंटमेंट उनको जो हायरिंग की गई, उसके लिए जो रूल्स बनाए गए, उनकी डिग्री को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए। अच्छा। और उसके मुताबिक उनको हायर कर लिया गया।
बाद में लाहौर हाई कोर्ट और बाद में लेकिन सुप्रीम उसमें कोर्ट तो ने इश्तिहार में उनकी कानून और अहलियत को, फाइनेंस की डिग्री चाहिए। सर सुन तो ले, मैं अब सारा आलम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उनको लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया नौकरी से, उनको बर्खास्त कर दिया। अब इनकी अपॉइंटमेंट हुई, जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई तो पहले एक इश्तिहार आया, उसके बाद दूसरा इश्तिहार आया। दूसरा इश्तिहार जो था वो सिर्फ इसलिए था कि इनको अकोमोडेट किया जाना था, लेकिन इश्तिहार देने वाले से एक गलती हो गई कि उसने जो डिग्री थी वो फाइनेंस और लॉ की मांगी, कि वो बंदा जो इतने तजर्बे का हामिल हो और उसके पास फाइनेंस या फिर लॉ की डिग्री होनी मस्ट है। सही। अब ये जो साहिब हैं सलीम साहब, ये इनके पास जो डिग्री है वो है पॉलिटिकल साइंस की, फिर ये ब्यूरोक्रेट हैं, सर्विंग ब्यूरोक्रेट हैं। जब इन्होंने अप्लाई किया तो उससे पहले एक कंपल्शन होती है कि आपको अपने महकमे से एनओसी लेना मैंडेटरी है, लाजमी है। इन्होंने वो एनओसी भी नहीं लिया, उसके बगैर अप्लाई कर दिया। अब सार आलम को जब रखा गया तो एक दिन में 21 बंदों के इंटरव्यूज किए गए और उसी दिन शॉर्टलिस्ट करके इनकी अपॉइंटमेंट फाइनल कर दी गई। अच्छा। जबकि सलीम बेग साहब के हवाले से 61 लोगों के इंटरव्यूज किए गए, उन सबको शॉर्टलिस्ट किया गया और इनकी अपॉइंटमेंट कर दी गई। इनके जो सारे रूल्स थे उनको वायलेट किया गया, डिग्री जो थी उसको इग्नोर किया गया, एनओसी के फैक्टर को इग्नोर किया गया और इनको जनाब जल्दबाजी में हायर कर लिया गया और वो एक कमज़ोर चेयरमैन साबित हुए। जो चंद नाम निहाद बड़े जो चैनल नाम निहाद हैं सही, उनकी ट्यून्स पे नाच रहे हैं, बाकी चैनल्स को दबा रहे हैं। मुसाबकत का जो इन्होंने जो एक पैरिटी रखनी थी, इन्होंने जो इक्वालिटी रखनी थी, इन्होंने जो लेवल प्लेइंग फील्ड देना था उसको ख़त्म कर दिया, तो सामा साहब रेगुलेटर का सबसे बड़ा जो काम है वो ये होता है कि जनाब वो सबको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड दे और मोनोपोली को तोड़े, कार्टल्स को तोड़े। ये बंदा कार्टल्स को सपोर्ट कर रहा है, जो कार्टेल है, जो माफिया है, उसको सपोर्ट कर रहा है और जो दूसरे चैनल है उनको दबा रहा है। जो बिल्कुल जो एक रेगुलेटर का रोल है इससे ये बिल्कुल उलट चल रहे हैं। इंतहाई कमजोर किस्म के जो है ना चेयरमैन साबित हुए हैं। यहाँ पर एक तगड़ा चेयरमैन चाहिए जो इस तरह के जो कार्टेल्स हैं उनको तोड़ सके और वो जो दूसरे चैनल्स आ रहे हैं, जो नए पॉपुलर चैनल हैं, उनको ऊपर आने की अपॉर्चुनिटी दे। आप जो नाम निहाद सो कॉल्ड किस्म का इन्होंने ये रेटिंग का मैकेनिज्म रखा हुआ है, आप इसको देखें तो सही। पिछले 10 साल से वही चैनल है, वही रिपीट हो रहे हैं, नए चैनल आ रहे हैं, वो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो ये ऊपर से उनको दबा के रखे हुए, कभी सार आलम आ जाते हैं, कभी सलीम बेग आ जाते हैं, जो कि इस पीबीए की डांस ट्यून्स पे डांस कर रहे हैं। ठीक, तो एक इस तरह का बंदा जिसकी कोई ना कोई कमी हो, खामी हो, उसको जान के यहाँ पर रख दिया जाता है। वो डरा रहता होता है, सहमा होता है और वो इस कार्टर के हाथों में खेल रहा होता है। अच्छा, तो इमरान खान साहब से इमरान खान साहब बड़े बड़े दावे करके आए थे कि जी बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे लगाए जाएंगे। एक खान साहब खुद कहा करते थे कि वो अदारे जिनमें कमज़ोर लोग लगाए जाते हैं, वो अदारे जो होते हैं उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, तबाह हो जाते हैं। तो खान साहब इस पैमरा को तबाही से बचाएं, यहाँ पर कोई तगड़ा मजबूत बंदा लगाएं जो इंडिपेंडेंट फैसला कर सके। और ये जो कठपुतलियाँ ना, इनसे जान छुड़ाएं, नहीं तो मेरा ख्याल है कि मीडिया का तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा इससे। असद खलील साहब, अब देखिए इमरान खान साहब कह रहे हैं, आज उन्होंने कहा जी जुर्माने, इसका इंदिया दिया, इशारा दिया कि ये जिस तरह पेट्रोल का बहरान आया उसमें जो जो कंपनी मुलव्वस थी उनको ये जुर्माने किए जाएंगे या उनके लाइसेंस मुअत्तल किए जाएंगे। तो आप पहले ही ये काम क्यों नहीं कर लेते कि आपने शुगर का देखा जी माफिया है, फिर ये पेट्रोल में जी माफिया है और उसके बाद जुर्माने के 2.5 साल 3 साल आपके इसमें गुजर गए। आपको पैमरा में बैठा माफिया या जो माफिया का राज है वहां पर कि जनाब जो तो माफिया के साथ हैं उनको तो आपने वार्निंग दे देनी है, चाहे आइन और कानून की वो खिलाफ वर्जी करते रहे, जो मर्जी करते रहे, और जो हक सच की बात करेगा उसके खिलाफ जनाब कार्रवाइयों पर कार्रवाइयां। ये ऐसे लोग क्यों लगाए जाते हैं? देखिए, मुझे तो हैरान इस बात पे उसामा साहब के यहाँ बदकिस्मती ये है कि हक और सच के लिए आपको नोटिस भी आते हैं, आपको जुर्माने भी होते हैं, लेकिन जो चैनल अदलिया की तौहीन करते हैं, जो आपके सलामती के इदारों की तस्दीक करते हैं, जो डेरोगेटरी रिमार्क्स जो है जजेस के बारे में देते हैं, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत एक मोटिवेटेड कैंपेन चलाते हैं, एजेंडे के तहत प्रोग्राम किए जाते हैं, अपने ज़ाती मफादात के लिए जो प्रोग्राम किए जाते हैं, उन चैनल को तो ना हमने कभी जुर्माने देखे हैं, ना उनको कोई ख़ास उनको सज़ा मिलती है।
लेकिन करप्ट माफिया के खिलाफ अगर आप बात करते हैं, करप्ट माफिया जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं, जिनके ऊपर FIA के केसेस हैं, जो लोग जो है करप्ट माफिया है, जिनके ऊपर सीरियस एलिगेशन होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ हम दिखाते हैं और उनके ऊपर नोटिस मिल जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो पैमरा है, पैमरा का काम क्या है? रेगुलेटर का काम ये है कि जितने भी लाइसेंसेस चैनल है उनको इनकरेज करे, उनको फलने फूलने का मौका दे। केबल ऑपरेटर्स अगर किसी चैनल को आगे पीछे चला रहे हैं या नहीं चला रहे और उनको बाकायदा पाबंद करे। अब मामला यहाँ पे एक दो चैनल जो है वो लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला मामला है, उनके बारे में थोड़े से नंबर उनका आगे पीछे हो जाए तो पैमरा को वक्ता पड़ा होता है। बाकी जो चैनल, जितने नए चैनल आ रहे हैं, बोल तो माशाल्लाह पॉपुलैरिटी के जो है ग्राफ इसका सारी दुनिया जानती है, लेकिन बहुत सारे नए भी चैनल आए हैं। उन चैनल जो है उसकी रेटिंग जो है, हालांकि उनका कंटेंट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनकी रेटिंग जो है वो क्यों नहीं आने दी जाती? एक पूरा एक इवल नेक्सिस बना हुआ है, उसके अंदर पैमरा जो है उसका सहूलतकार बना हुआ है, उसका फैसिलिटेटर बना होता है। जिस तरह मकसबती कमीशन है, इस तरह रेगुलेटर पैमरा का भी काम ये है कि ये एक इन्वायरमेंट, जिस तरह डोगर साहब बता रहे हैं कि सारों को इक्वल अपॉर्चुनिटी फराहम करे और नए आने वालों को ज्यादा इनकरेज करे ताकि उनको फलने फूलने का मौका मिले। एक मीडिया इंडस्ट्री जो है नई लगेगी तो इसके लाइसेंसी अगर खुशहाल होंगे, वो लोगों को जॉब्स देंगे तो वो आपको फीसें भी देंगे, टैक्स भी देंगे, जुर्माने भी देंगे। तो जब आप चैनल जो है उनको हर शोबे में है कि माफिया वहां बैठा हुआ है, नए लोगों को आने चैनल की आप बंदिश की तरफ जाएंगे, उनके लाइसेंस मुअत्तल करेंगे तो फिर आप पीछे क्या रह जाएगा? यानी आप चंद एक जो कार्टलाइजेशन को तो मजबूत करने का आप सबब बन रहे हैं। तो पैमरा जो है, चेयरमैन साहब या जितनी भी पैमरा की हिरार्की है, अब इस पे तो प्राइम मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए ना कि ये आज अगर आज़ादी सहाफत के ऊपर अगर सवाल उठ रहे हैं, जो दाई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो सहाफत के हवाले से आपको पता ही है, आज़ादी के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से बड़े ख्यालात उनके अच्छे हैं जी। तो क्या ये पैमरा जो है, इसकी जो रजीम है, क्या मौजूदा हुकूमत और मीडिया को आपस में लड़ाने की साजिश कर रही है? क्या ये चाहते हैं कि जो मीडिया है वो हुकूमत के खिलाफ? देखिए, हम फैक्ट्स की बात करेंगे। मामला ये है कि ये जो भी इकदाम हो रहे हैं, जो इंतकामी कार्रवाई हो रही हैं, ये जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और उल्टा पैमरा ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है, पता नहीं अब सही है या गलत है, वो ये तासर देने की कोशिश करता है कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये हुकूमत के कहने पे कर रहे हैं। हमें तो ये समझ नहीं आती कि नून लीग की हुकूमत हो तो फिर भी बोल के खिलाफ कार्रवाई, नून लीग वाले कहते हैं हमारे खिलाफ आप बात करते हैं। अब मौजूदा अगर हुकूमत है तो ये पैमरा जिस तरह तासर दे रहे हैं, तो अगर इसका मतलब ये है कि PTI भी अगर हमारे खिलाफ है हुकूमत के कहने तो इसका मतलब ये है कि जो बोल है वो सच वो बोलना छोड़ दे। बोल जो है वो सच बोलेगा, जो भी हकायक है, जो फैक्ट्स हैं, जो अवाम का फंडामेंटल राइट है कि उनको अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हमारे पास राइट है तो उनको अवाम को भी उनको सही इंफॉर्मेशन देना हमारी पाबंद है। आज लाहौर हाई कोर्ट में इनकी तैनाती जो है, सलीम बेका साहब की जो तैनाती है वो चैलेंज हो गई है। और उसमें जस्टिस शाहिद करीम साहब जो है लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं कि इनकी जो तैनाती है इलीगल है, अगेंस्ट द मेरिट है। और अबूदर सलमान न्याजी साहब जो हैं वो आज पेश हुए हैं, उन्होंने जनाब इनकी तैनाती को चैलेंज किया है और उसमें नोटिस को जारी कर दिया गया। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो इसमें रिस्पोंडेंट है उसको, वो एक एंकर भी है, कि उसको ये खौफ था कि कहीं मेरे प्रोग्राम को ख़राब ना करे पैमरा। तो उन्होंने ये भी ऑर्डर किए कि अगर पैमरा कोई इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो आप हमें दरख्वास्त दें, फिर हम इसको देख लेंगे। अच्छा, चले अगली खबर ये है कि अब हुकूमत ने जो अपोजिशन का एक ये समझे टारगेट उन्होंने सेट किया हुआ था कि जी 31 जनवरी तक, बल्कि अल्टीमेटम कहना चाहिए, हुकूमत की धमकी दी थी 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, वरना उसके बाद फरवरी में हम ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च का। अब हुकूमत ने भी अपने पत्ते शो कराना शुरू कर दिए हैं और सेनेट इंतखाबात को मार्च की बजाय फरवरी में करवाने का फैसला किया है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की बात की गई है। तो असद खरल साहब, आपको क्या लगता है, ये हुकूमत की तरफ से एक बड़ा क्या कहना चाहिए, गुगली करा दी गई है ऑपोजिशन को?
कि अब मैं वो क्या वैसे करेगी? अजीब ही बात है कि हुकूमत को मार्च और फरवरी में क्या उसमें कोई फर्क हो सकता है, यानी हुकूमत क्यों इतनी खौफजदा हो रही है। एक तरफ तो अपनी पार्टी के अंदर दराड़े, अभी जवेद लतीफ साहब का मैं बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं कि हमारे ही जो नून लीग के जो लीडर हैं, लीडरशिप में 5 से 6 अफराद उनका विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं जी। तो अब वो खुद एडमिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जाहिर बात है कि जिम्मेदारी से वो बात कर रहे होंगे कि पार्टी के सीनियर रहनुमा। दूसरी जानब जो हुकूमत ने ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और मार्च से की बजाय ये इलेक्शन जो सेनेट के है वो फरवरी में हो जाए, तो अभी मामला ये है कि फरवरी में अगर इलेक्शन भी होते हैं तो एक तो ये है कि 31 जनवरी की डेडलाइन इस्तीफों के वाले से दी है, वो तो खैर एक अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, वो तो ख्वाहिश है उनकी, सारी बात है। इस तरह ना को इस्तीफे देता है ना को ले सकता है। दूसरा उन्होंने कहा 31 दिसंबर तक आपने इस्तीफे वो जमा कराएंगे, फरवरी के शुरू में जाके लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने डिसाइड करना है कि कब लॉन्ग मार्च जो है वो करना है। ठीक। अब मामला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अभी सारी बात है कि जाएंगे, डेट फिक्स होगी, मामला क्या होता है, तो मैं नहीं समझता कि ये जो इस तरह के मामलात हैं, मेरा नहीं ख्याल, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है। इसमें अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट यही कहेगी कि ये जो आपने अगर मार्च में कराना है या फरवरी में कराना है तो इसके लिए आपके पास फॉर्म मौजूद है, लेजिस्लेशन आप कर सकते हैं, उसकी कोई भी ये वैसे इलेक्शन कमीशन का काम है या हुकूमत का काम है, तो सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कुछ ज्यादा कोई पजीराई इनको मिल सकेगी। ठीक है। अच्छा बाबर डोगर साहब, आप ये बताइए, एक तो ये कि सेनेट के इलेक्शन अगर आगे करवाए जाते हैं तो इससे ये होगा कि वो तैयारी में लगें या लॉन्ग मार्च की तरफ जाएं। दूसरा ये भी तो पता चल रहा है कि मरियम साहिबा अब तंजीम साजी के लिए दोबारा से निकल रही हैं और मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेंगी, लाहौर में कमेटी को दोबारा फाल करने का कहा जा रहा है। ये तो इसका मतलब है कि वो जो फ्लॉप शो था उसका ये अब एडमिट कर रहे हैं, अगरचे दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये इज़हार तशक्कुर के लिए निकलने लगी हैं, लेकिन ये तो जाकर आप देख रही हैं कि पार्टी तो तितर मितर हो गई, इधर उधर हो गई। तो समा साहब, आज जो जावेद लतीफ़ ने जो इंटरव्यू दिए जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, इनफैक्ट उनका इशारा ख्वाजा साद की तरफ था। मरियम नवाज ने ख्वाजा साद रफ़ीक को लाहौर के जलसे का टास्क दिया हुआ था। अच्छा। और उनके ज़िम्मे ये था कि जनाब वो लाहौर में लोगों को इकट्ठा करेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ख्वाजा साद रफ़ीक और हमजा शहबाज एक दूसरे के शदीद मुखालिफ हैं, और इवन शहबाज शरीफ भी जो हैं वो उनकी भी गुड बुक्स में नहीं है ख्वाजा साद रफ़ीक। अच्छा। और ये जो 2018 के इलेक्शन थे इसमें ख्वाजा साद रफ़ीक जानबूझ के सूबाई असम्बली में लड़े थे कि अगर पंजाब में अगर कोई चांस बनता है चीफ मिनिस्टर का, तो उनका पूरा प्रोग्राम था कि मरियम उनके पीछे थी कि अगर हमजा को चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया जाता है तो वो फिर वो इसमें फड्डा डालेंगे, क्योंकि वो खुद चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। अच्छा। इनके ख्वाजा साद रफ़ीक चीफ मिनिस्टर पंजाब के कैंडिडेट थे हमजा के मुकाबले में। वो तो PMLN को अक्सरियत नहीं मिल सकी। उसके बाद यहाँ पर जब हमजा अपोजिशन लीडर बने तो वो उस वक्त भी कंफर्टेबल नहीं थे, वो ये चाह रहे थे कि अपोजिशन लीडर उनको बनाया जाए, उस वक्त भी खासा पड़ा था। ठीक। अब जावेद लतीफ़ साहब जो हैं ये भी दो के मरियम के कैंप के बंदे हैं, लेकिन ये ख्वाजा साद रफ़ीक को पसंद नहीं करते। और ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो एम्बिशियस हैं, वो यहाँ तक, वो तो अपने ज़ाती हल्कों में यहाँ तक कह रहे हैं कि जनाब मुझे तो अब पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जाए, मरियम सरपरस्त आला हो और मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, शमदा शहबाज शरीफ के नहीं, मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ तक वो अपने हल्कों में कह रहे हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जब ख्वाजा साद रफ़ीक को ये ज़िम्मा दिया जाएगा, टास्क दिया जाएगा, तुमने लोग इकट्ठे करने हैं, तो वो हमजा जो 10 साल से यहाँ बैठा हुआ है, वो पार्टी को संभाल के बैठा हुआ है, वो फिर बंदे इकट्ठे नहीं होने देगा। और ये उन्होंने साबित किया। तो इस पार्टी में बेतहाशा दराड़े हैं कि तय दर तय जो है वो आप देखें इख्तिलाफात हैं, और ये सारे जो इख्तिलाफात है ये अभी क्लियर हुए। साद रफ़ीक साहब तो उल्टा कल को जी मीटिंग में कह रहे थे उल्टा जज़ा और सलाह होनी चाहिए और जो नाकामी के जिम्मेदार है अकेले को क्यों धकेला, एक्शन होना चाहिए। तो आप जो बात कह रहे हैं ये उसके बिल्कुल उल्टा है। और अगर बात आपने मान ली कि ख्वाजा साद रफ़ीक और हमजा शहबाज की जो आपस में रिफ्ट है और शहबाज शरीफ साहब की, तो जाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब और हमजा तो फिर नाकाम करेंगे उनको। और यही तो मैं कह रहा हूँ, मरियम ने लाहौर में बंदे इकट्ठे करने का टास्क दिया ख्वाजा साद रफ़ीक को, वो हो गए नाकाम। नाकामी की बड़ी वजह ये थी कि हमजा साहब जो थे वो दूसरी तरफ से, ये जो सजा और जजा की बात कर रहे हैं ना,
वो ये हमजा शहबाज को कर रहे थे कि इसकी वजह से ये जलसा कामयाब नहीं हुआ। ये दोनों बाप बेटा जो थे इन्होंने अंदर से मैनूवरिंग की है। और मियां जावेद लतीफ ने यह भी बयान दिया है, सीनियर रहनुमा नून लीग के, कि जी एस्टैब्लिशमेंट हमारे पार्टी के अंदर भी एक एस्टैब्लिशमेंट है, तो वो भी अपना खेल खेलते हैं। उन्होंने नून लीग के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट है शायद सीटें नहीं बनती, वो खुद एक हमजा और शायद शहबाज शरीफ को कह रहे हैं। ये बताएं कि अब जुर्मानों का भी है, मुकदमात भी दर्ज हो गए पीडीएम की क़यादत के खिलाफ, ज़ाहिर है कि इजाज़त के बगैर वहाँ जो नुकसान हुआ 72 लाख रुपए का कह रहे हैं कम से कम नुकसान हो गया मीनार पाकिस्तान को, तो उसके हवाले से भी उनको जुर्माना किया जा रहा है। ऊपर से शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया है कि जी आप 31 दिसंबर तक लीडरशिप नहीं, स्पीकर को इस्तीफे जमा कराएं अगर आपने करवाने। बाबर साहब जल्दी से ब्रेक से पहले क्या होगा? देखें, पीएचए में जो नुकसान हुआ है उसका अदालत इनको करना पड़ेगा। जो इन्होंने गंद डाला है वहाँ पर, जो इन्होंने तोड़ फोड़ की है वहाँ पर, उस सारे का जो नुकसान का अजाला जो है वो तो इनको करना चाहिए, क्योंकि अगर इनको इजाज़त नहीं मिली, इजाज़त के बावजूद ये अंदर दाखिल हो गए, अंदर जब घुसे तो वहाँ पर जो गंद डाला, वहाँ पर जो उसकी जो तबाही की, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे पीएमएलएन हो या कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो वहाँ पर जलसा करती है और ज़बरदस्ती जलसा करती है और अगर वहाँ पर नुकसान करती है तो उसके डैमेजेस उसको पे करने पड़ेंगे। लेकिन क्या मसला ये है कि हर दफ़ा एक मजाक बन जाता है, जिस तरह मुराद से कहा था हम इनको भेजेंगे घर में, वो बिल वगैरह टूल पर ला के वो हम इनसे रिकवर करेंगे। अभी जिस तरह आपने कहा 74 लाख का बिल बन गया है, तो क्या रियासत इतनी कमजोर है कि 74 लाख इनसे रिकवर नहीं कर सकती? भी तो दर्ज हो रहे हैं एसओपी की खिलाफ वर्जी और मुकदमा दर्ज होते रहते हैं, वो तो गद्दारी के मुकदमा दर्ज हो गए, उसके बाद उल्टा मजाक बन गया। मामला ये उसामा साहब, अगर तो आप 74 लाख में सीरियस है, नुकसान हुआ है और बिलाशुबा के स्टेट का नुकसान हुआ है, तो और रिकवर अगर आप नहीं करेंगे, अगर रिकवर नहीं करेंगे तो इसको हम क्या समझेंगे? अच्छा जी, बिलावल साहब ने मुलाकात शरीफ साहब से, अंदर की कहानी क्या है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला, अब पता चला। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। अब ये इसकी टाइमिंग इस मुलाकात की और इसके बारे में तज्जियाकार बहुत सी बातें कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ से मिलना ऐसे वक्त में जबकि सारी बागदौड़ नून लीग की मरीम ने संभाली हुई है, क्या पीडीएम का जलसा नाकाम होने के बाद ये सोचा जा रहा है कि शहबाज शरीफ अब भी एक ताकत रखते हैं और बिलावल समझते हैं उनसे भी कुछ ताल्लुकात रखने चाहिए? असद खरल साहब, क्या बात है कि बिलावल ने अब आकर ये सोचा कि शहबाज शरीफ से मुलाकात की जाए और सब कुछ बुला दिया कि उनके वालिद के बारे में कहते थे पेट फाड़ कर सारा पैसा निकालूंगा, सब कुछ भूल गए और आज वो कह रहे हैं कि मुल्क में जो मईशत नहीं चल रही उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब जेल में? देखिए, मामला ये है कि नो डाउट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस चीज़ का तो अदराक हो गया है कि नून लीग जो है वो मरियम साहिबा जो है उसके गिर्द नहीं घूमती, बल्कि शहबाज शरीफ साहब का उसके अंदर एक कलीदी रोल है जो लाहौर के पीडीएम के जलसे की नाकामी के बाद उनको समझ आई है बात। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात के हामी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीडीएम के जलसे में जिस तरह उन्होंने कहा कि फ़ोन कॉल करना बंद करें, हमने जो रास्ता लिया उस पर अब चलेंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। शहबाज शरीफ साहब की लाइन बिल्कुल डिफरेंट है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तीसरी जो बात है वो ये समझ रहे हैं कि जो इस्तीफ़े हैं हमारे तरफ से वो एटम बम के तौर पर उनको कंसिडर कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं शायद कि इस्तीफ़े जो देना है इससे हुकूमत को बुखला गई है या डर गई है या खौफजदा हो गई, जबकि एक तरफ पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने के लिए अभी तैयार नहीं है। अभी तो सबसे बाद में उनका बारी आएगी, सिंध हुकूमत की जब इस्तीफ़ों की बात आएगी। तो मामला ये है कि उनकी मुलाकात एक तो ये था कि वो ये गेज करना चाहते थे कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो क्या सोच रहे हैं इस्तीफ़ों के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, उनकी सोच क्या है। तो वो बेसिकली एक फ़ीडबैक लेने गए थे शहबाज शरीफ साहब की। तज़ीयत तो ज़ाहिर बात एक था ही एक वजह उसकी भी, और वो तज़ीयत इससे कई दिन पहले भी कर सकते थे। पीडीएम के जलसे से पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में भी थे और बहुत सारे जो मतलब उससे पहले कई दिन गुजर चुके इस मामले को, तो उस वक्त वो आ सकते थे। अब चूँकि ये मामला जब हुआ तो इसलिए इस मामले मुलाकात की अफादियत बढ़ गई और ये बेसिकली वो पता करना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो किस हद तक हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज में शामिल हो सकते हैं, इस्तीफ़ों की जो काल है उस हवाले से वो किस हद तक सीरियस है। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से वो
मकसद इसका मेन इस मुलाकात का तो यही था। ठीक है। अब उनकी मुलाकात क्या हुई है, जाहिर बात है ये तो अंदाजा बाबर साहब क्या खबरें? एक मुलाकात थी, उसके बाद क्या चीजें बिलावल आती हैं? भुट्टो जरदारी साहब आज साबका प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का एक अहम पैगाम लेके शहबाज शरीफ साहब के पास गए जी। आपको ये मैं बता दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो लाइन के दोनों तरफ थे। अच्छा। वो बिलावल उनका फ्रंट फेस है, बिलावल जो है उनको उन्होंने आगे रखा हुआ है, लेकिन उनके रास्ते लाइन की दूसरी तरफ भी पूरे हैं। अच्छा। और वो लाइन की दूसरी तरफ भी खेल रहे हैं। आपको पता होगा इससे पहले उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी फोन किए थे, उनसे भी रब्ते किए थे, लेकिन वहाँ पर उनको उस तरह से कामयाबी नहीं मिली। शहबाज शरीफ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो उनको कुछ ख़ास पैगाम पहुँचाए गए हैं कि जनाब, एक तो उसमें एक चीज़ ये भी थी कि अगर कल मुज़ाकरात का रास्ता खुलता है तो शहबाज शरीफ से नेशनल डायलॉग की बात की है, तो जरदारी साहब ये समझते हैं कि हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हम वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन का जो टेन्योर 5 साल का जो दुरानिया उसको 4 साल कर दिया जाए। अच्छा। इसके साथ साथ उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ये भी कहा है कि जो पीछे कुछ ऐसे जो हल्के हैं वो इमरान खान की भी परफॉर्मेंस से कोई ख़ास खुश नहीं है। तो अगर जो मरियम का बयानिया है आप उस बयानिए से तो अल्टीमेटली दीवार में टक्कर ही मारी जा सकती है और कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं सीरियस सही बात है। तो नहीं, मुझे आपका जुमला पसंद आया कि दीवार में टक्करें मारने वाली बात ही है, तो उससे हासिल कुछ नहीं हो रहा, वाकई नहीं हो रहा। वो शहबाज शरीफ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है कि अगर कल दुरानिया 4 साल हो जाता है और मामला कुछ बेहतर होना शुरू हो जाते हैं तो ये दोनों हाथ मिला के आगे चल सकते हैं। जिस तरह से बिलावल जो है वो आज मरियम नवाज के साथ हाथ मिला रहे हैं, जरदारी साहब को अब आगे चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं और उनको ये नज़र आना शुरू हो गया है कि आगे का जो सफ़र है वो शायद शहबाज शरीफ के साथ चल के पूरा करना पड़े और मरियम का जो सफ़र था वो शायद कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा आगे जाके ठहर जाए। तो कुछ इशारे जरदारी साहब को मिल रहे हैं, उन इशारों की बुनियाद पर जरदारी साहब जो हैं वो अब शहबाज शरीफ को ना सिर्फ मैसेजिंग कर रहे हैं, उनसे पिंगे भी पढ़ा रहे हैं। और मुझे जो अंदर की रिपोर्ट है वो यही है कि जरदारी साहब अब शहबाज शरीफ के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और बिलावल जो है आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता मरियम से दूर होंगे। लाहौर के जलसे ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि लाहौर किसका किला है, नवाज शरीफ का किला है या शहबाज शरीफ का किला है, मरियम का किला है या हमजा शहबाज का किला है। तो इसमें फिर पार्टी को हकीकत भी नज़र आ गई और दूसरी तरफ लाइन की दूसरी तरफ भी उनको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मरियम का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई उसका स्कोप नहीं। असद खरल साहब, अब देखिए सियासत में कोई बंद गली या हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। सियासत नाम इस चीज़ का है, पॉसिबिलिटीज़ का, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ का, किस तरह आप रास्ता निकालते हैं, किस तरह आगे बढ़ते हैं। अब मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब जिस तरफ जा रहे हैं उन्होंने तो अपनी सियासत खत्म कर ली हुई है, नज़र यही आता है। नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, नाहल हो चुके हैं, मरियम साहिबा का वही मामला है। अब वो कहते हैं हम नहीं तो कुछ नहीं, पार्टी जाती है, खत्म होती हो जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब उस दिन से, जिस दिन APC हुई, जिस दिन PDM का वजूद आया, उस दिन से आप देखिए कि नवाज शरीफ ने क्या तकरीर की, किस तरह उन्होंने इदारों को बेलाइन किया, उनके खिलाफ बात की। और शहबाज शरीफ ने क्या किया, उन्होंने इमरान खान को, हुकूमत को टारगेट किया। वो पहले दिन से डायलॉग की बात करते हैं। तो क्या ऐसा है कि अब जरदारी साहब को नजर आ रहा है कि जो मरियम की सियासत है वो तो बिल्कुल एक अलग चलेगी, और अगर आगे कोई रास्ता बनना है, जिस तरह की बात बाबर साहब ने भी कही है कि नून लीग, अब उसको आप शीन लीग कहते हैं या जिस तरह भी मुस्लिम लीग नून ने अगर अपना वजूद बरकरार रखना है पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान के मुस्तकबिल में, तो वो शहबाज शरीफ की सोच के साथ या मुफाहमत की सोच के साथ या जरदारी साहब की जो सोच है, डेमोक्रेसी इज बेस्ट रिवेंज, बेनज़ीर भुट्टो का जुमला दोहराते हैं। जरदारी साहब को कुछ कूतों ने उनसे जो रब्ता किया और उस बुनियाद पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब से एक हफ्ते के अंदर 3 मरतबा रब्ते किए। तो नवाज शरीफ साहब की जानिब से शायद उनको वो फीडबैक नहीं मिला जिसके वो ख्वाह थे। अब जिस तरह डोगर साहब ने बात की है कि जो बिलावल साहब जरदारी साहब का जो मैसेज लेके गए हैं या शहबाज शरीफ साहब से वो फीडबैक लेके, तो ज़ाहिर बात है शेयर करेंगे, तो उससे वो डिटरमिन करने में उनको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी कि क्या नवाज शरीफ साहब से आगे उन्होंने डायलॉग करने हैं या शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर उन्होंने एक स्पेस बनानी है। जो डोगर साहब ने बात की है 4 साल की,
4 साल का एक दफ़ा पहले भी ये मामला जो है उठा था। इस हवाले से नून लीग भी और पीपल्स पार्टी के अंदर भी काफ़ी हद तक कंसेंसस पाया जा सकता था या एक बात शुरू हुई थी। ये बात एक डिबेटेबल है इस हवाले से, चूंकि जारी बात है ये हर आने वाली जो हुकूमत है ये उसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये बात भी एक दरमियानी रास्ता है, जो एक मिड टर्म इलेक्शन की बात है, एक है नो कॉन्फिडेंस की बात है, एक हुकूमत को गिराने की, इस्तीफों की। तो ये एक दरमियानी रास्ता हो सकता है कि 4 साल टेन्योर कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशनली, तो हर हुकूमत जो है उसको 4 साल मिलेंगे। ये बात भी एक काबिल गौर है। बहरहाल ये है कि जरदारी साहब जो है, जिस तरह मैं कहूँ कि जरदारी साहब इस सारे सिनेरियो के अंदर स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा पीपल्स पार्टी जो है उसको एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है जमात करार दिया जाता रहा है और उसके साथ हमेशा ज़्यादतियाँ हुई हैं। उसके साथ कभी भी अंपायर जो है उसके साथ नहीं कभी भी मिला। नवाज शरीफ साहब जो है वो 3 दफ़ा मज़े इक़्तिदार के, तीनों दफ़ा एम्पायर के साथ मिलके अपना एम्पायर लाकर वो उन्होंने मज़े इक़्तिदार के लूटे हैं। जरदारी साहब ये चाहते हैं कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर उनको स्पेस मिलती है, कोई ऐसे हालात बनते हैं तो उनको मैक्सिमम इसमें स्पेस लेनी चाहिए, क्योंकि पंजाब के अंदर उनकी हालत बहुत बुरी है पार्टी की। वो चाहते हैं पंजाब के अंदर आइंदा आने वाले इलेक्शन में कुछ ना कुछ उनको शेयर मिले। कौमी असम्बली के अंदर जो है वो सीटें जितनी उनकी हैं चले, मेरी बात सुने, मरियम जो है वो तो खैर डायलॉग करने के लिए तैयार ही नहीं, वो तो कहनी पहले इस्तीफा बाद में डायलॉग। लेकिन जो शहबाज और बिलावल की जो बात हुई और जिसमें मेन एजेंडा जो डिस्कस हुआ है वो ये है कि अगर नेशनल डायलॉग होते हैं, गवर्नमेंट मुज़ाकरात करना चाह रही है, तो उसमें जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो यही होगी कि अगर ये 5 साल से 4 साल पे उसका टेन्योर ले आते हैं तो समझा ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोनों की। तो बजाय कि आप इस्तीफे की तरफ जाएं जो पॉसिबल ही नहीं है, जो मुमकिन ही नहीं है, आप गवर्नमेंट से ये मनवा लें कि ठीक है 5 साल का टेन्योर बहुत ज़्यादा है, 4 साल का टेन्योर रखें और अगर 1 साल उसका कम होता है तो ये भी तो अपोजिशन की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ मुस्बत इशारे जरदारी साहब को इस हवाले से मिले हैं और इन मुस्बत इशारों का जो बेहतरीन जवाब दे सकता है या उनके साथ चल सकता है वो शहबाज शरीफ। और ये भी तो है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पता ही है आपको भी, असद खरल साहब को भी, कि डिसाइड यही होना है कि इस्तीफे कोई नहीं देने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और अभी तक नून लीग के भी कितने आ गए हैं, 31 दिसंबर कोई दूर नहीं है, अब तक कोई आधे ही आ जाते। शहबाज शरीफ हमजा का नहीं आया, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, सबसे पहले उनका आना चाहिए था। तो वो ये भी बात करने गए हैं इशारतन या वाज़े तौर पर कर दिया बिलावल ने कि जी हम तो इस्तीफे देने कोई नहीं, आप भी अपनी पार्टी का देख लें, क्योंकि जो लोग शहबाज शरीफ हमजा के साथ होंगे वो तो कभी भी नहीं मानेंगे इस्तीफों का। तो ये मरियम जो डुबोने जा रही हैं आपको, तो आप बीच में आए, कोई एक्टिव हो, ताकि हमें भी, हमने तो इस्तीफे देने नहीं, फिर ये ना ओपीडीएम हमें कहे जी आपने क्यों नहीं दिए, ताकि नून लीग की तरफ से भी आवाज़ उठे कि इस्तीफे ना दो और ये आगे जो मामलात हैं इनको बेहतर करें। और यही बात कि 4 साल पर टेन्योर लाने की कहीं बातचीत तो शुरू हो। ये अलग बात है हुकूमत मानती है नहीं मानती, और फिर पाकिस्तान में क्या हो सकता है कि बेसब्रे हो गए हम, 4 साल बाद इलेक्शन हो जाए, इतना खर्चा अरब रुपए का, वो अलग बात है। लेकिन ये एक वायबल ऑप्शन है कि कहीं बैठकर बातचीत तो शुरू हो। देखिए मामला ये है कि जो बातचीत वाला मामला है ये 31 दिसंबर की जो इस्तीफों की बात है ये है अपनी क्यारत तक। उसके बाद 1 फरवरी को जो लॉन्ग मार्च की उन्होंने बात करनी है, 1 फरवरी को शुरू हो रहा है प्रोसेस। तो 1 फरवरी तक मुझे नहीं लग रहा कि 1 फरवरी से पहले इस्तीफे जो है वो स्पीकर रिस्पेक्टिव जो असम्बलियों के, कौमी असम्बली के स्पीकर या पंजाब या सिंध असम्बलियों के स्पीकर तक ये इस्तीफे पहुंचते। मुझे 31 दिसंबर छोड़ के, 31 जनवरी छोड़ के 1 फरवरी तक भी मुझे वहां इस्तीफे ये अपनी असल मंजिल तक पहुंचते नजर नहीं आ रहे। बाबर साहब क्या वजह है, 5-6 लोगों ने इस्तीफे दिए हैं नून लीग की तरफ से, इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरफ, बाकी लोग कहाँ हैं? वो 31 दिसंबर तक इंतजार करेंगे? सर बाकी इस्तीफे नहीं आएंगे, मैं आपको बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ। तो फिर लॉन्ग मार्च क्या खाक होगा? शहबाज शरीफ इस्तीफों के हक में नहीं है, हमजा शहबाज इस्तीफों के हक में नहीं है, और जो लग रहा है कि मरियम जो है उनको तो इस्तीफे देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये तो थोड़े बहुत लोगों ने दे दिए हैं, यही हैं। अगर इस्तीफे देने होते तो एक दिन में वो सारे इकट्ठे हो जाते। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। इमरान आया, अब कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब इस पर भी कार्रवाई करेंगे रिपोर्ट सामने आने के बाद। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान आया, पहली दफ़ा नहीं आया था, और नवाज शरीफ साहब के दौर में भी इस तरह से हुआ था, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था, जब सस्ता किया गया तो मिला नहीं।
तो इसके बाद एक रिपोर्ट का कहा गया और अब वो रिपोर्ट आ गई है और उसमें वैसे काबीना में भी काफ़ी सख्त सवालात एक दूसरे से हुए। ख़ास तौर पर फैसल वाडा साहब, अली ज़ैदी साहब ने नदीम बाबर साहब से बड़ा वजाहतें मांगी कि जी ये क्या होता रहा है, क्यों नहीं पे इलेक्शन लिया गया। बहरहाल अब रिपोर्ट आ गई है, 3 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है और इमरान खान साहब की तरफ से इशारा दिया गया है कि जो ऑयल कंपनी इसमें मुलव्वस थी, जिन्होंने नाजायज़ मुनाफा अरबों रुपए का मुनाफा कमाया है नाजायज़, उनके लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। बाबर डोगर साहब, आपको लगता है कि इसके बाद किसी की जरूरत नहीं होगी और जो रिकमेंडेशंस में आ रही हैं, ना ओगरा ने सही काम किया उसको तो ख़त्म ही कर दिया जाए और दीगर भी जिस तरह कंपनियों ने नाजायज़ मुनाफे कमाए, इनके खिलाफ भी वाकई एक्शन होगा? उसामा साहब, मैं तो माती में शुगर माफिया का इशू आया और इसके बाद जितने भी इशूज आए उसमें सब में इन्वेस्टिगेशन भी हुई, इंक्वायरी भी हुई। इंक्वायरी के बाद नाम भी जो है वो सामने आ गए। लेकिन मुझे बताएं कि किसके खिलाफ अभी तक एक्शन हुआ, किसके खिलाफ कंक्रीट एक्शन हुआ? जो कार्टेल के लोग हैं, जो माफिया के लोग हैं, वो तो इमरान साहब के दाएं बाएं बैठे हुए हैं। सर, जहांगीर तरीन आज तक दोबारा उस तरह वापस नहीं आ सके पार्टी के अंदर, उनको जाना पड़ गया। सर 115 से चीनी आखिर 85-81 पर आई। सर कुछ तो ऐसे तो ना करें आप। जहांगीर तरीन रिपोर्ट सामने आई, लोगों की बदनामी हुई, कहा गया इदारों को एक्शन ले। करप्शन में जाना चाहिए था। अभी तक एक FIR, उस FIR के नतीजे में जहांगीर तरीन को अरेस्ट भी नहीं किया गया। ये FIR नाकाफी है। बात ये कि अरबों रुपया कमाया गया, गरीब अवाम की जेब से अरबों रुपया निकाला गया। अल्टीमेटली उसकी सजा किसको मिली? अगर तो इमरान खान साहब यही समझते हैं कि इंसाफ यही है कि हमने बंदे को पकड़ लिया और बस ये ख़त्म हो गया, पैसे किसने निकलवाने हैं? नवाज शरीफ साहब वो बाहर चले गए, शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने एक आना नहीं दिया। जितने भी इन्होंने चोर डाकू पकड़े हैं, कोई 1 रुपया उनसे निकाल नहीं सके। उसके बाद शुगर माफिया, उससे 1 रुपया नहीं निकाल सके। पेट्रोल माफिया जो है उससे अब रिपोर्ट आ गई है, उस पर चंद 2-4 ऐसे कुर्बानी के बकरे बनेंगे और उसके बाद अल्लाह खैर सल्लाह वो भी पैसे नहीं देंगे। उन पर ज़्यादा से ज़्यादा है कि FIA उनके खिलाफ इंक्वायरी कर लेगी, पुलिस इंक्वायरी कर लेगी। दैट्स इट। मसला ये कि इनके खिलाफ नैब में केसेस भेजे जाएँ, इस तरह से बाकियों के खिलाफ भेजे जाते हैं। उनके खिलाफ नैब इंक्वायरी करे, नैब उनको पकड़े, इन्वेस्टिगेट करे, सारा वो प्रोसीजर होना चाहिए। खाली एक FIR दर्ज करवाने से जहांगीर तरीन जैसा ताकतवर आदमी जो है उसकी किसी थाने में FIR दर्ज हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा? सर इसमें क्या एक और पहलू भी है, वो यहीं पर बैठा हुआ है। ये तो भला हो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान साहब का, उन्होंने इस मामले को देखा कि कब रिपोर्ट आ रही है, क्या हो रहा है, काबीना क्या कह रही है, क्योंकि उनके पास कई दरखास्तें गई हुई थी इस सारे मामले पर। तो अगर चीफ जस्टिस साहब इसको ना देखते तो शायद आज भी ये चीजें सामने बिल्कुल। चीफ जस्टिस साहब ने जब डिप्टी अटॉर्नी जनरल उनके सामने पेश हुए तो उन्होंने कहा कि आपने रिपोर्ट पेश करनी थी कैबिनेट में, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो यही कन्वे किया गया है कि वो पेश की जा रही है। अब मामला ये है कि रिपोर्ट जो पब्लिक की है ये भी क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और ये रिपोर्ट जो इंक्वायरी ऑफ कमीशन के तहत ये बनवाई गई और अबू बकर खुदाबाद साहब इसके हेड थे। अब उस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा लिखा गया और हाई कोर्ट के अंदर ये चीज़ डिस्कस हुई है और चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स भी थे कि जनाब 4 दिन पहले कीमतों में जो इजाफा किया गया, 7 कंपनियों को 2 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। क्या जिम्मेदारों के खिलाफ क्या एक्शन किया गया? अब वजीर आज़म इमरान खान साहब के सामने ये चीज़ें जब आई हैं तो उन्होंने अंदिया दिया है जी कंपनियों के खिलाफ लाइसेंस कैंसिल होगा। लाइसेंस तो कैंसिल खैर को नहीं होगा, लेकिन क्या वो 2 अरब रुपया जो उन्होंने कमाया है और वो किसकी मिली भगत से कमाया है, क्या वो उनसे रिकवर होगा? नंबर 1। दूसरा, जो DG आयल है वो जिस तरह मेरे ख्याल वेटरनरी डॉक्टर थे, उनका फील्ड में कोई रेलेवेंस भी नहीं था। वो चीफ जस्टिस साहब के सामने जब ये रिपोर्ट आई तो उसमें ये चीज़ें भी सामने आई। तीसरी चीज़ ये है कि पेट्रोल का जिस तरीके से ये बहरान पैदा किया गया, जब आपको पता है इन्होंने पेट्रोल की कीमत कम की थी तो पेट्रोल गायब हो गया था, जबकि जखीरों में पड़ा हुआ था, पोर्ट पे पड़ा हुआ था, और वो रिलीज क्यों नहीं हुआ? ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास पड़ा हुआ था। लेकिन दूसरी जानब ये एकदम से कीमत बढ़ा के उस माफिया को अरबों रुपए का जो फायदा दिया गया, इसके अंदर कौन कौन से लोग मुलव्वस थे और जो पेट्रोल जिन्होंने गायब किया उस वक्त उन कंपनियों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ? उस वक्त भी हमने ये बात सुनी थी कि जनाब जिन्होंने किए उनको जुर्माने, जो 4 अरब रुपया अगर आप कमा लें तो 2 करोड़ रुपया या 2 लाख रुपया आपको जुर्माना कर दिया जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है? मामला यही तो बदकिस्मती है कि ये कंपनियां जो है इनका आप प्रोफाइल निकालें और PSO जो है करप्शन का गढ़ बना हुआ है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी जो है 30 दिन का जखीरे के बजाय 12-13 दिन का जखीरा था, ये भी रिपोर्ट में चीजें सामने आई हैं। और जिस तरीके से इन्होंने तो जो आर्मी के जो डिफेंस रिलेटेड जो
जखायर थे वो भी बेच दिए थे, डिपुओं से वो भी खाली, अगर कोई मुल्क जंग कर देता तो हमारे पास तो वो भी इन्होंने यहाँ तक। फिर ये PSO एक कंपनी थी, बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी थी जी। सारा शेयर इन्होंने जो प्राइवेट कंपनी है जिस तरह शेल है, दीगर जो कुछ और कंपनीज जो हैं, जो हेस्कॉल है, जो बाइको है, उन सारियों ने शेयर ज्यादा ले लिया है। PSO के पास शेयर बहुत कम रह गया और PSO के जो MD, इनके जो DMDs हैं और जो इनके GMs हैं, उनको अरबों रुपए के असासे हैं, गैर मुल्की उनके पास नेशनलिटीज हैं, बच्चे उनके कनाडा और अमेरिका और बरतानिया में पढ़ते हैं, अरबों रुपए के उनके पास एसेट्स हैं। नैब के अंदर इंक्वायरियां चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी मैनेजमेंट के टॉप लोग हैं जिनके ECL में नाम मौजूद है, FIA के अंदर इंक्वायरियां चल रही हैं। डॉक्टर आसम की जो JIT रिपोर्ट आई थी उसके अंदर जहांगीर शाह और मुख्तलिफ जो लोग हैं, एक वो और 2-3 लोग हैं, तो उनके बारे में तो बाकायदा अरबों रुपए की जो करप्शन की सारी दास्तानें लिखी हुई हैं। नैब के अंदर केस पड़े हुए, FIA के अंदर केस पड़े हुए, लेकिन एक्शन कोई नहीं है, सिर्फ जुबानी जमा खर्चा है। सुप्रीम कोर्ट के 100 मोटो मौजूद है। आपने MD इमरानुल हक को पकड़ा, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, क्या 2 अरब रुपया जिस गरीब कौम से छीना गया है, तो आपको नहीं लगता वापस आएगा? 4 दिन में कंपनियां 2 अरब रुपया कमा गई। 122 अरब LNG वाला वापस आ गया, 102 अरब चीनी वाला जो माफिया जेबों में डाल गया वो वापस आ गया, जो आटा चोरों ने अरबों रुपए का कौम से कुबाड़ा किया वो आ गया। मुअत्तल किए जाते हैं तो फिर तो आप मुतमईन अगर किए जाएंगे, जब होंगे फिर बता दीजिए। पहले तो माजी में आपको याद है ये सब हुआ और उस पर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, इसहाक डार और शाहिद खान नवासी की आपस में बड़ी लड़ाई हो गई थी इस बात पर। वो उन्होंने कहा जी, शाहिद खान नवासी ने कहा जी ये वज़ीर ख़जाना का कसूर है, उन्होंने कहा जी पेट्रोलियम डिवीजन का कसूर है, तो आपस में लड़ाई हो गई थी जब पेट्रोल नहीं मिल रहा था। अब कम से कम रिपोर्ट तो, तब तो नवाज शरीफ ने सुलह करा दी, अच्छा जी चलो कोई नहीं छोड़ो परे, अब रिपोर्ट तो कम से कम आई है। इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब इनके लाइसेंस मुअत्तल किए जा सकते हैं, बहस हो रही है काबीना में, इस हद तक भी कभी कोई माजी में नहीं आया, कम से कम ये तो आप माने, और हो सकता है कि वाकई लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाए। देखें, जुबानी जमा खर्च जितना मर्जी कर लें उसका कोई फायदा नहीं है। कौम कसूरवारों को चाहती कि उनको सजा हो ताकि आइंदा से कोई ऐसी हरकत करने की जरूरत ना करे, और जो कौम का पैसा लुटा गया वो वापस आना चाहिए। ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं। बाकी आप ये कह दें कि जी उन्होंने यहाँ तक किया था, इन्होंने यहाँ तक कर दिया, उन्होंने यहाँ तक किया था, इन्होंने यहाँ तक किया, जुबानी जमा खर्च हो रहा है ना। वो साग डार की और शाहिद खान अब्बासी की लड़ाई थी, सुलह करा दी, यहाँ पे 2 और लड़ाइयाँ होंगी, उनकी भी अंदर खाने सुलह हो जाएगी। नहीं सर, तो रिपोर्ट आ गई, अब तो पब्लिक हो गई है, कमेटी बना दी है। आना अहम नहीं है, अहम उन लोगों को जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने कौम का माल लूटा है, जिनकी वजह से हुकूमत बदनाम हुई है, सारी हुकूमत पे उंगलियां उठाई गई हैं, उनका कटहरे में आना, उनको सजा मिलना, उनसे पैसे लेना अहम है। अहम ये नहीं है कि खाली रिपोर्ट आ गई है, अहम ये है कि रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, जिसने जुर्म किया उसको सजा मिली, उसको पकड़ा गया, ये अहम है। चले, इमरान खान साहब की तरफ से कहा जा रहा है इसके लाइसेंस भी मुअत्तल हो सकते हैं। अब देखते हैं कि कार्रवाई इस पर क्या होती है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।